मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत रखते हैं, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत रखते हैं, मगर आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। तो जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं विनीत ठाकुर। मैं फोटोन की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे ये फिर से विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अच्छा कमेंट करिए, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे ये पता चलता रहे कि हाँ बच्चों को वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, समझ में आ रही बात है। एटलीस्ट कम से कम किसी न किसी चीज़ के थ्रू ये बताते रहो कि हाँ वीडियो समझ में आ रही है, या फिर इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो सारी बातें। जब कुछ बच्चों का ये इशू था कि सर क्या नाम है जल्दी वीडियोस डालिए, तो वीडियोस मैं भी चाहता हूँ कि बहुत जल्दी पढ़े, कौन नहीं चाहेगा कि उसका चैनल का ग्रो ना हो, लेकिन एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, 10 बार वीडियोस डिलीट करनी पड़ती है। दूसरा ये इशूज आया था कि क्या नाम है सर नॉइज़ बहुत आ रही है, तो बेटा नॉइज़ इसलिए आ रही है कि क्या नाम है अपने पास माइक तो है नहीं, अचानक से लॉकडाउन में ये सब शुरू किया मैंने, नहीं तो कोई वीडियो बनाने का कोई बहुत बड़ा मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे करेंगे, लेकिन तो बहुत सारे लोगों का कहना था इसलिए मैंने बनाना शुरू कर दिया। अब अपने पास माइक नहीं है, माइक ऑर्डर किया गया था वो कैंसिल हो गया लॉकडाउन की वजह से, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बाकी मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है, ओके ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इससे पहले हम लोगों ने ये सब सीख लिया था कि जो साउंड की स्पीड है वो मीडियम में डेंसिटी पे और मीडियम के टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने पे कैसे, या ह्यूमिडिटी पे कैसे डिपेंड करता है, और उसको कैसे हमने समझा था, मतलब कैसे डिपेंड करता है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो सब समझ लिया था अच्छे से। ठीक है, अब अपने को ये जानना है कि यार जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है साउंड की वो होती है, छोटी सी वीडियो फटाफट पढ़ लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जो आवाज हो आपको कितनी तेज कहेंगे, तेज तो लाउडनेस में भी आ जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि पर सेकंड आपको साउंड एनर्जी कितना सप्लाई किया जाएगा पर यूनिट एरिया के हिसाब से। इंटेंसिटी टोटल साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकंड में और 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी साउंड एनर्जी आपको पास की गई उसको कहते हैं इंटेंसिटी। तो जितना भयंकर तेजी से फ्रीक्वेंसी वाला आवाज निकाला जाएगा उतना ज्यादा साउंड एनर्जी आपको मिलेगा और उसकी इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। बस आप इतना समझो कि तेज है तो इंटेंसिव है, बस पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। लेकिन कहां से क्वेश्चन अगर पूछना रहेगा, हालांकि जरूरी नहीं यहां से क्वेश्चन पूछे, लेकिन अगर पूछेगा भी तो ये तीनों से पूछेगा कि इंटेंसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो जो इंटेंसिटी है ना वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। I is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। डेंसिटी का मतलब मीडियम की डेंसिटी। ठीक है, तो ये याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हेलो, ठीक। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट इसका होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको लिखते हैं 10 टू द पावर -6 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। ऐसा इसलिए कहा हमने क्योंकि वाट जो होता है वो जूल पर सेकंड होता है, मीटर स्क्वायर तो वही रह गया, और माइक्रोवाट था इसलिए माइक्रो के लिए 10 टू द पावर -6 लगाना पड़ा। एक माइक्रो जूल का मतलब होता है 10 टू द पावर -6 जूल। समझ में आएगा? ओके, अच्छा, लेकिन तो इसकी जो जनरल यूनिट होती है, मतलब नॉर्मली जो यूज करते हैं वो कहते हैं उसको डेसिबल और बेल में यूज करते हैं। मतलब साउंड को कभी भी आप उसकी इंटेंसिटी को ये माइक्रोवाट और ये जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड में कभी भी नहीं देखोगे, तो आप उसको बेल और डेसिबल में देखोगे। तो बेल और डेसिबल में एक बेल का मतलब होता है 10 डेसिबल इसकी यूनिट। जो नॉर्मल बातचीत होती है, नॉर्मल टॉक्स होते हैं, उसका जो इंटेंसिटी होता है वो होता है 30 से 40 डेसिबल। नॉर्मल इंटेंसिटी का मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, भैया उनकी लड़की जो है बहुत अच्छा पढ़ने में है, उसका परसेंटेज इतना ज़्यादा आया था, या कहेंगे कि भाई उनकी लड़की ने एमएनएस में टॉप कर लिया, उसका रैंक इतना आया था ऑल इंडिया में, इतना पैसा कमा ली, कार ले लिया उसने, अपने ही पैसे का गोलगप्पा खाती है वो तो, वगैरह वगैरह। ये सब नॉर्मल टॉक्स हो गए, इसका 30 से 40 डेसिबल हो। लेकिन हाइपर टॉक्स का मतलब जो झगड़ा हो रहा है दो लोगों के बीच में, जैसे कि ब्रेकअप वगैरह का टाइम आ गया कि नहीं मैं कभी नहीं छोड़ो अच्छा, तो उसका 50 से 60 डेसिबल होता है। जैसे किसी ने कह दिया ऐसे कि बच्चों को कि क्लास में जो है किसी टीचर को पानी नहीं देना, तो टीचर सुनेगा तो हाइपर टॉक ही तो करेगा, कहते तुम्हारे माथे पे गोली मारेंगे और वहां इस ब्रांच से नाचती हुई उस ब्रांच तक जाओगी,
बेवकूफ कहेंगे। तो ये हो गया हाइपर टॉर्क। हाइपर टॉर्क का मतलब हो गया इसके जो है 50 से 60 डेसिबल इसकी इंटेंसिटी होती है। इलेक्ट्रिक मोटर का जो नॉइज होता है 110 डेसिबल का होता है। जो सायरन होता है 110 से 120 डेसिबल उसका होता है। या एरोप्लेन होता है 140 से 150 के आसपास होता है उसका, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद आता है लाउडनेस। देखो लाउडनेस का मतलब ये होता है कि जो माइंड है ना वो इंटेंसिटी को किस तरीके से लेता है। दो अलग अलग मतलब सेम इंटेंसिटी का जो साउंड है, जैसे दो सेम इंटेंसिटी का साउंड है उसकी लाउडनेस अलग अलग हो सकती है। लाउडनेस का मतलब है कोई आवाज जो वो कितनी सॉफ्ट या कितनी लाउड आपको सुनाई दे रही है। जैसे मान लो कि मैंने कहा हेलो हेलो हेलो, सबके लाउडनेस अलग अलग है। ये अलग अलग और भी हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई बहुत तुम्हारे कानों के नजदीक है, उसने नॉर्मल कहा हेलो, और कोई 1 किलोमीटर दूर है उसने बहुत तेज कहा हेलो, तो उसकी इंटेंसिटी यहाँ वाले की इंटेंसिटी से बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी लाउडनेस कम हो गई। क्यों? क्योंकि वहां तक आते आते उसकी एनर्जी बहुत कम हो गई। लाउडनेस का मतलब समझ पा रहे हो? इंटेंसिटी सेम होने के बाद भी लाउडनेस अलग अलग हो सकती है। तो जो लाउडनेस होता है इट रिफर्स टू हाउ लाउड और सॉफ्ट अ साउंड सीम्स टू अ लिसनर। मतलब उस लिसनर को जो साउंड है वो कितना लाउड या कितना सॉफ्ट होता है। अगर जिसकी मैंने बताया ना कि डिफरेंट इंटेंसिटी का जो लाउडनेस होता है, मतलब कि अलग अलग इंटेंसिटी वाले साउंड का लाउडनेस सेम हो सकता है और सेम इंटेंसिटी वाले साउंड का लाउडनेस अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि कोई दूर है, उसने बहुत तेजी से कहा हेलो, उसकी आवाज जितनी आई जितनी लाउडनेस यहाँ पे आपको मिली, और कोई नजदीक है उसने कहा नॉर्मल हेलो, तो दोनों की लाउडनेस सेम हो सकती है, जबकि दोनों की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों की अलग अलग थी। और अगर दोनों एक ही मतलब दोनों दूर दूर हो और दोनों ने सेम इंटेंसिटी से बोला बहुत तेजी से हेलो, तो यहाँ जो है उसकी लाउडनेस बहुत तेज है, लेकिन जो दूर है उसकी लाउडनेस कम हो जाएगी। यहाँ पहुंचते पहुंचते आवाज की एनर्जी कम हो जाएगी। समझ में आएगा? तो लाउडनेस का मतलब बस इतना होता है, बहुत ज्यादा इस पे आपको पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब लाउडनेस ज्यादा होगी भी, लेकिन कभी कभी डिफरेंट भी होती है। उसके बाद फिर बात आता है पिच। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। पिच का मतलब होता है सेंसेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इज नोन एज पिच ऑफ साउंड। सेंसेशन का मतलब होता है जो माइंड होता है वो साउंड को किस रूप में पढ़ता है, साउंड को किस रूप में समझता है। जैसे मान लो कि देखो पिच दो टाइप होता है, इसको एग्जांपल के थ्रू ही समझ पाओगे, क्योंकि ये नॉर्मली डेली लाइफ में यूज करने वाली चीजें तो है नहीं, तो हम जान नहीं पाते हैं। पिच दो टाइप का होता है, एक होता है लो पिच, एक होता है हाई पिच। लो पिच का मतलब होता है ग्रेव, हाई पिच का मतलब होता है श्रिल। हाई पिच का मतलब होता है श्रिल का मतलब जैसे औरतों की और बच्चों के रोने की जो आवाज होती है वो होती है श्रिल। बिल्ली के म्याऊं म्याऊं करने की, आज कभी बिल्ली के जो बच्चे हैं वो खो जाएं तो बिल्ली जो रोती है, जो आलाप करती है, वो भी श्रिल साउंड होती है। लेकिन जैसे ग्रेव का मतलब होता है लो पिच, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसको ग्रेव कहेंगे या लो पिच कहेंगे। जैसे उसमें बूढ़े लोगों की आवाज, जिनका गला ऐसे करता है। जैसे कोयल है, कोयल वो श्रिल बोलती है, लेकिन कौवा जो है वो कैसा बोलता है, वो ग्रेव बोलता है। या फिर जैसे मान लो कि जगदीश सिंह के जितने गाने हैं, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, ये गाना जो है ये ग्रेव में आएगा। लेकिन अभी ये वाला गाना देखो, सही जावे ना जुदाई सजना करके वाला जो गाना है वो श्रिल गाना है। मतलब जिनका आवाज पतला होता है, ऐसे समझो, जिनका आवाज पतला होता है वो श्रिल होता है। जैसे वो मोहब्बतें में जो शाहरुख खान बजाता है उसको क्या कहते हैं, वायलिन कहते हैं शायद, तो वो जो बजाता है वो होता है श्रिल, उसका जो म्यूजिक निकलता है वो श्रिल होता है। लेकिन अगर जैसे ड्रम बजाया जाए, ड्रम, तो ड्रम का जो आवाज होगा वो कैसा होगा, ग्रेव होगा। मतलब जितने भी पतले, जैसे मान लो कि जो ट्रक वगैरह होते हैं, हालांकि अब तो आते नहीं, पहले ट्रक में जो सायरन आते थे, जो हॉर्न आते थे, वो ग्रेव होते थे, बहुत तेजी से बूम करके बजते थे। और जो अगर मान लो कि बाइक है या फिर कार वगैरह है, कुछ ये श्रिल होते हैं, जो जिनकी सीटी बहुत पतली से निकलती है, बहुत चुभती है, कानों में जाके चुभती है, वो श्रिल साउंड होता है। तो इस बात को ध्यान, या चाक का स्क्रैपिंग, ये श्रिल साउंड है। अब ये हो ही है, जैसे चौक वगैरह से लिख रहे हो बोर्ड पे, तो वो जो होता है उसको स्क्रैपिंग को क्या कहते हैं, श्रिल साउंड कहते हैं। आज हो ही नहीं रहा, वो लगा हुआ है ना, तो वो श्रिल साउंड होता है। और हॉर्न वगैरह भी श्रिल साउंड होते हैं। ग्रैब का मतलब होता है, ग्रैब का मतलब मोटा साउंड, ठीक है, जैसे बूढ़े बूढ़े की आवाज, ये ग्रैब साउंड होता है और श्रिल साउंड। उसके बाद आता है टिम्बर।
टिम्बर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, टिंडर नहीं कह रहा हूं, टिंडर जो ऑनलाइन डेटिंग ऐप वगैरह नहीं, टिम्बर कह रहे हैं इट क्रिएट्स डिफरेंस बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम पिच एंड सेम लाउडनेस। अगर मान लो आपको दो साउंड दिए गए जिनका पिच और लाउडनेस दोनों सेम है, तो आपको उन दोनों साउंड्स में जो डिफरेंस क्रिएट करता है, जो माइंड में डिफरेंस आता है, उसको कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं टिम्बर। आपको बस इतना याद रखना है, इसी को पूछेगा कि बताओ वो कौन सी प्रॉपर्टी जिसकी सहायता से जिसकी मदद से जो है दो सेम पिच और दो सेम लाउडनेस की ध्वनि में हम डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं, तो वो होता है टिम्बर। जैसे मान लो कि तुम्हें जैसे रोज मम्मी सुबह सुबह जगाती है कि उठ जाओ बेटा सुबह हो गई, ऐसे ही किसी दूसरे की मम्मी या कोई दूसरा बंदा आपको उसी टोन में उसी फ्रीक्वेंसी में जगाए, लेकिन आप अपने मम्मी की और उसकी आवाज पहचान सकते हो, चाहे दोनों की लाउडनेस और दोनों की फ्रीक्वेंसी और दोनों की इंटेंसिटी और दोनों का पिच सेम हो, तब भी आप क्या जान पाओगे। आवाज का एक तरीका होता ना, मतलब कि मम्मी की आवाज और पापा की आवाज में डिफरेंस तो होता, हम अपने रिलेटिव्स की आवाज अलग अलग तरीके से पहचान लेते हैं। जो लोग हमारे चारों तरफ रह रहे हैं, जिनसे हम रोज बातचीत कर रहे हैं, उनको बिना देखे भी उनकी आवाज हम जान जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं टिम्बर। समझ में आ रही बात? तो ये टिम्बर प्रॉपर्टी। या फिर हम लोग जब सारे गा मा पा धा नी सा करके ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाया जाता है, अगर हालांकि ये जो रूल है इनके बजाने की, इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है, लेकिन अगर इन सबको एक ही टोन में बजाया जाए और एक ही पिच पे बजाया जाए, तब भी हम इनके अलग अलग म्यूजिक को पहचान लेंगे, तब भी हमको समझ में आएगा इसमें सा कह रहे हैं कि गा कह रहे हैं। समझ में आई बात? दूसरी बात यह है वॉइस ऑफ डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट। अलग अलग लोगों की जो वॉइस होती है वो डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि टिम्बर एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम डिफरेंट कर पाते हैं। समझ में आई बात? तो ये है टिम्बर। अलग अलग म्यूजिकल जैसे ड्रम है या बांसुरी है, गिटार है, वायलिन है, दुनिया भर की चीजें हैं, सारी चीजों का जो म्यूजिक है वो एक ही गाने पे दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है सबका धुन एक ही होगा, सबका धुन एक ही है, सबका पिच एक ही है, सबकी लाउडनेस एक ही है, लेकिन फिर भी हम ध्वनि सुन के जान जाते हैं कि ये ड्रम की आवाज है, ये बांसुरी की आवाज है, ये गिटार की आवाज है। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है वो किसकी है? ये टिम्बर ही प्रॉपर्टी है जो अलग अलग अपने माइंड को बताती है कि अलग अलग साउंड। समझ में आएगा? अच्छा, उसके बाद अगला आता है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट का मतलब समझते हो? डॉपलर इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जब साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर, मतलब साउंड सोर्स जहां से साउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है, ऑब्जर्वर का मतलब जो साउंड को सुन रहा है, तो साउंड सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको रिलेटिवली घटाया या बढ़ाया, उनके बीच का डिस्टेंस जब या उनके बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है, उनके बीच का डिस्टेंस घटता और बढ़ता है, तो दोनों के बीच के डिस्टेंस के घटने बढ़ने के कारण उनकी जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जो ऑब्जर्वर है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रिसीव करने लगता है। इस इफेक्ट को कहते हैं क्या? डॉपलर इफेक्ट। ऐसे तुम खुद सोचो कि कोई ट्रेन है वो जा रही है, तो जब ट्रेन तुम्हारे पास से होकर गुजरती है बहुत तेजी से आवाज आता है, जैसे जैसे ट्रेन धीरे धीरे दूर जाती रहती है, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसकी आवाज कम सुनाई दे रही होती है। समझ में आ रही बात है? तो इसको कहते हैं क्या? डॉपलर इफेक्ट। या बहुत दूर कोई आता हुआ ट्रेन है तो उसकी आवाज स्लो है, धीरे धीरे जैसे नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे बीच का गैप कम रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, मतलब आवाज तेज तुम्हें सुनाई दे रही है। इसी इफेक्ट को कहते हैं क्या? डॉपलर इफेक्ट। समझ में आई बात? या फिर जब आसमान से जहाज होके जा रहा होता है, हेलीकॉप्टर होके जा रहा होता है, जब तुम्हारे बिल्कुल ऊपर से होके गुजरता है तो उसकी आवाज हमको बहुत तेज सुनाई देती है, और उसके बाद जैसे जैसे दूर होता हुआ जाता है तो उससे लगता है वो तो दूर चला गया, काफी दूरियां बढ़ गई हैं। आई डोंट लाइक। ओके, तो ये है। अब फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग एक चीज और पढ़ने वाले, फटाफट उसको मिटाने वाले। ओके, 1 2 3। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। तो इसके बाद अपने को क्या पढ़ना है? इसके बाद अपने को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो देखो पहले देखो वीडियो कितने मिनट का बन गया, 14 मिनट का हो गया बस, ठीक है। थोड़ी तुझसे दूर मैं हूं मजबूर, दिल को सताए तेरी आंखों का नूर। आहा, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वैसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी होता है, लेकिन बात आती है वहां, थम जाती है बात वहीं आकर के जहां हम लोग बेवकूफियत कर जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और जो है मैक्सिमम जिम्मेदारी जो है मैम को दे देते हैं। जब पानी वगैरह पीने पर रोक लगाने चलती है, नहीं कि पढ़ाई रहे, कौन सा सब्जेक्ट पीछे चल रहा है,
और क्या दिक्कत है बच्चों को, कौन सी ऐसी चीज़ पढ़ा दी जाए जिससे उनके करियर पे बेहतर चीज़ें हों, लेकिन उनको क्या करना, उनको पानी नहीं पीने को रोकना भाई। तो यहाँ से मान लो कि जिंदगी में चुनौतियाँ और डैश 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 की कमी नहीं है ना बेटा। तो ये साउंड सोर्स है, यहां से जाएगा टकराएगा वापस आएगा। तो आपको ये जानना है कि जब ये वापस आएगा ना, ये साउंड सोर्स इधर से जाएगा, जब वापस आएगा तो इसी को क्या कहते हैं, इको। इको कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वैसे होता है जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में इको सुनने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए सबसे पहले, तो इंपॉर्टेंट चीजें ये होनी चाहिए, सबसे पहला काम इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये कंडीशन है किसके लिए, इको सुनने के लिए। बेटा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट या मस्ट बी सफिशिएंट। मस्ट बी सफिशिएंट का मतलब ये है, जैसे मान लो कि आप मनाली वगैरह जाते हो या फिर हिमाचल वगैरह, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पहाड़ होते हैं वहां पे, हालांकि ये तो गलत है, कहते हैं कि क्या नाम है, किसी मतलब कि जिससे प्यार करते हो उसका नाम खूब तेजी से लो तो वापस सुनाई देता है। ऐसा नहीं, किसी का भी नाम लो, वो अगर जैसे कोई पहाड़ तो हम बहुत तेजी से जब बोलते हैं ना तो आवाज जाता टकराता है, वापस आकर के हमको इको सुनाई देता है। या कोई कुआं उसके अंदर तेजी से बोलो, या कोई हॉल है, स्कूल का बहुत बड़ा हॉल है, उसमें बोलो तो चारों तरफ से टकरा के, यहाँ पे भी देखो थोड़ा थोड़ा इको सुनाई दे रहा है, तो हमको इको सुनाई देता है। इको का मतलब आवाज जाती है, लड़के वापस आती हुई हमको सुनाई देता है, ठीक है। तो बात को ध्यान देना। लेकिन इको सुनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए, सबसे पहली चीज तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी सफिशिएंट। मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होना चाहिए वो सफिशिएंट होना चाहिए, नहीं कि जैसे तुम्हारे सामने दीवार, तुमको इको सुनना है और तुमने कहा हेलो, तो आवाज वहां तक गई ही नहीं, तो टकरा के वापस क्या है, हेलो हेलो, तो ये तेजी से गया और टकरा के वापस आया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि सफिशिएंट इंटेंसिटी है, और हमको क्या सुनाई दिया, इको सुनाई दिया। लेकिन हम धीरे से कर दिया हेलो, तो कहां सुनाई दिया, समझ में आ रही बात है। दूसरा ये है, जो जिस समय आवाज का प्रोडक्शन हो, मतलब कि जब साउंड सोर्स जो है, जो साउंड सोर्स है, जैसे इसने साउंड को प्रोड्यूस किया, तो इसके वहां तक पहुंचने में और वापस आने में जो टाइम है वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए। टाइम डिफरेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0.1 सेकंड का। इसका क्या मतलब है, मतलब जब यहाँ पे साउंड निकला और यहाँ पे जाके जब टकराया, तो वापस आने में जो टाइम लगना चाहिए वो कितने का लगना चाहिए, 0.1 सेकंड का लगना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो हमने बोला भी और बहुत नजदीक है, हम बोले एक तरफ तो हमने बोला और फटाक से गया, टकरा के वापस भी आ गया, तो हमारे कान तक पहुंचते पहुंचते दो साउंड हो जाएंगे, एक तो जो हमने बोला और एक जो टकरा के वापस आया, और दोनों जाएंगे तो कान में हम देखो इको तो बनेगा, लेकिन हमारा जो कान है, कान जो है उसको डिफर नहीं कर पाएगा कि दो अलग अलग चीजें सुनाई दे रही है। इको उसी में जाके मिक्स हो जाएगा, तो हमको समझ में नहीं आया कि इको आया भी कि नहीं, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो ऐसे दो साउंड वेव में डिफरेंस क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 0.1 सेकंड के डिफरेंस पे क्रिएट किए गए हों। अगर उनके बीच का मतलब उनके क्रिएशन का जो टाइम अगर 0.1 सेकंड से कम का है, तो हम उसमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, हम जान नहीं पाएंगे कि ये दोनों अलग अलग साउंड वेव है। समझ में आई बात। इसलिए इको सुनने के लिए साउंड सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और जो इको हमको सुनाई दे रही है, उन दोनों के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 0.1 सेकंड होना चाहिए, तभी इको आप सुन पाओगे। और दूसरी चीज ये है कि साउंड सोर्स और रिफ्लेक्टिव सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम, वो 16.6 मीटर होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 16.6 मीटर होना चाहिए। और चौथा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि पहले ही बताना चाहिए था हमको, लेकिन हम नीचे बता, हालांकि पहले ही बताना चाहिए था। सबसे पहला पॉइंट ये है, जो ऑब्स्टिकल की साइज होनी चाहिए ना, ये ऑब्स्टिकल की साइड h है, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल इज ग्रेटर देन लैम्डा, मतलब कि साउंड के वेवलेंथ से ज्यादा होना चाहिए। अगर साउंड के वेवलेंथ से कम है, आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि साउंड सोर्स जो होते हैं और उनका जो वेवलेंथ होता है साउंड सोर्स के, उनका वेवलेंथ 4 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर ऐसे होता है। इसलिए आपको, अगर आप जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूं और मैं जो बोला हूं उस साउंड की का वेवलेंथ है 1 मीटर, तो हमको अगर इको सुनना है तो सामने वाली जो भी चीज है वो 1 मीटर से बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो हम इको नहीं सुन पाएंगे। और अगर सीधा देखें तो 2 मीटर से बड़ी हो तो और बढ़िया हम इको सुन पाएंगे। समझ में आएगा।
तो याद रखना कि जो ऑब्स्टिकल की साइज है, जो रिफ्लेक्टिव सरफेस का साइज है, वो उसके लैम्डा से बड़ा होना चाहिए, साउंड के लैम्डा से बड़ा होना चाहिए। समझ में आई बात? तो इसको फटाक से नोट करो, 1 मिनट और बताऊंगा मैं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी दूँ। अब देखो डिफ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव क्या होता है? डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव का थोड़ा बहुत ऐसे जानकारी, अगर कोई आपसे पूछता है कि हमको मतलब कमरे के बाहर आवाज की जा रही है, कमरे का दरवाजा बंद है, लेकिन जो साउंड सोर्स है वो बहुत दूर पे रखा हुआ है, फिर भी हमें कमरे के अंदर आवाजें सुनाई देती हैं, तो ये किसकी वजह से होता है? तो डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड का। देखो डिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है जब किसी छोटे से मतलब होल कोई हो, छोटा सा होल हो, वहां से होकर के कोई भी वेव पास हो रही है और अगर वो वेव मुड़ जाए, अपने रास्ते से मुड़ जाए, तो उसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन। अपने रास्ते से अगर मुड़ जाए तो उसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। मैं ऐसे ही समझा रहा हूं कि जैसे मान लो कि ये एक घर है और यहाँ पे एक दरवाजा है, ये दरवाजा, और यहाँ पे सोफा लगा हुआ है और आवाज चल रही है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे चल रहा है डीजे। अब यहाँ पे दीवारें तो चारों तरफ से बंद है, और आप यहाँ सोफे पे बैठे हुए हो, सोफे बैठे हुए, अगर यहाँ पे डीजे चलेगा ना तब भी आपको साउंड सुनाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि साउंड आया और सीधे से मुड़ करके आपके पास पहुंचा। ये साउंड वेव का जो मुड़ना है ना, इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। समझ में आई बात? बस इतना सा है, इसको ध्यान में रखना, और कुछ बहुत ज्यादा साउंड में नहीं पूछता है। हाँ, एक ये पूछता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या होता है। ये तो डिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन में भी वही है, जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो अपने पाथ से मुड़ जाता है, इसी को कहते हैं क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ये इसके एप्लीकेशन क्या मतलब कब ये होता है? जैसे रात को आप देखते हो कि रात को आपकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, लेकिन दिन में आपकी आवाज बहुत नजदीक तक जाती है। दिन में आवाज की इंटेंसिटी होती है लेकिन उसका रेंज कम हो जाता है, लेकिन रात में बढ़ जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि रात में रिफ्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हवाएं ठंडी हो चुकी होती हैं, लेयर्स खूब ज्यादा होते हैं, तो यहाँ से वहां जाने में उनको कई बार रिफ्रैक्शन होना पड़ता है, रिफ्रैक्शन कई बार होता है। और दिन में जो होती है वो हवाएं गर्म होती है, हालांकि रिफ्रैक्शन दिन में भी होता है लेकिन दिन में लेयर्स की संख्या कम होती है। तो ये जो होता है कि मतलब दिन में हम आवाज को जल्दी दिन में आवाज का जो रेंज होता है वो बहुत दूर तक नहीं जाता। आप खुद सोचो कि जब आप दिन में बैठे हो तो दिन में किसी दूसरे कॉलोनी में जो कुत्ते भौंक रहे हैं उनकी आवाज आपकी कॉलोनी तक नहीं आ रही है, लेकिन रात को बहुत दूर कोई कुत्ता भौंक रहा है वो भी आपको सुनाई दे रहा है, डर के मारे आप जो है बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो। तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ये जो चीजें हो रही होती है वो किसकी वजह से होती है बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। देखो साउंड तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे जितना लगता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैंने जो सोचा है, समझा है, बहुत सारे लोगों से बातचीत की, उसके हिसाब से मैंने ये पाया है कि बस एमएनएस में अब इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता, सीडीएस में भी इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। अगर कोई वीडियो में गलती रहती है तो प्लीज कमेंट में बताओ, बस इतना कर सकता हूँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ अपनी तरफ से, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज बेटा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना कमेंट करो, ठीक है? अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है टॉपिक से, कोई भी देखो नॉइज वगैरह का जो भी वो मैंने मजबूरी अपनी बता दी, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है, वीडियो में कोई गलती हो जाती है तो प्लीज उसके लिए सॉरी है, क्योंकि देखो सब हर कोई परफेक्ट नहीं होता और छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिमम गलतियां हो। ओके, ठीक है, जय हिंद।